अब मूव करते हैं डीबी थ्योरी की ओर कि सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी। हमने आइंस्टीन का भी स्टडी किया है, आइंस्टीन थ्योरी का भी स्टडी किया है, हमने क्लासिकल थ्योरी का भी स्टडी किया है। क्लासिकल थ्योरी से क्या रिजल्ट निकल के आ रहे थे, CV इक्वल टू 3R। वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हम इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम लगा रहे थे ना। वहां पे गलती क्या की थी कि जो इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम आप लगा रहे हो वाइब्रेशंस के लिए, वो अप्लाई होती ही नहीं है। वहां पे एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट होती है। और आइंस्टीन ने क्या किया, उस सॉलिड को एज एन ऑसिलेटर लेके चले और वहां पे उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे कि हर एक एटम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। सभी के सभी एटम सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं और सभी के सभी ही एक ही सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। और उनके जो रिजल्ट थे, उन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंसी को तो शो कर दिया कि जिस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसी तरह से स्पेसिफिक हीट भी डिक्रीज होती है। T=0 टाइम पे उन्होंने बता दिया कि स्पेसिफिक हीट पे 0 होती है। बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो ग्राफ आ रहा था और जो आइंस्टीन का ग्राफ आ रहा था वो मैच नहीं कर रहा था, कंप्लीटली मैच नहीं कर रहे थे। उसके बाद आई डीबे ने भी कॉन्सेप्ट तो वही यूज में लिया है जो आइंस्टीन ने यूज में लिया था। आइंस्टीन ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यूज में लिया, तो डीबे ने भी कॉन्सेप्ट वही यूज में लिया है, सॉलिड को एज एन ऑसिलेटर ही माना है। बट यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स अलग है जो आइंस्टीन ने कंसीडर की थी। वो क्या क्या है एक बार अच्छे से समझो। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग सॉलिड में हर एक एटम एक सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, जो कि नेबरिंग एटम से इंडिपेंडेंट रहते हैं। बताया था ना उन्होंने, आइंस्टीन यही बता रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू डीबे ये पॉसिबल ही नहीं है। सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, एक सॉलिड बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है और सभी के सभी एटम्स पे हीट प्रोवाइड करोगे तो सभी एटम्स पे वाइब्रेशंस होंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पास वाले एटम पे वाइब्रेशंस का इफेक्ट हो ही नहीं। मैंने यहाँ बनाया भी है, एक बार देखो। ये सॉलिड है, यदि हम एक पर्टिकुलर इस वाले एटम की बात करें तो क्या इस वाले एटम के वाइब्रेशंस पे अदर नेबरिंग एटम के वाइब्रेशंस का इफेक्ट नहीं होगा क्या? होगा ना, क्यों? बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू दिस एंड दिस। ओके, और ये भी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है डायगोनल वाले एटम्स पे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डीबे इज दिस नॉट पॉसिबल। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव तो करते हैं, बट नेबरिंग एटम के वाइब्रेशंस का हर एक एटम के वाइब्रेशंस पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। एंड दे डोंट बिहेव लाइक इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दे बिहेव लाइक कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, बिकॉज हर एक एटम पे नेबरिंग एटम का फोर्स फील्ड होगा और इन सभी के एटम्स की वजह से इसके जो वाइब्रेशंस होंगे उनमें आप सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं कंसीडर करोगे, उनको आप कपल्ड कंसीडर करोगे। ओके, और अकॉर्डिंग टू डीबे अब ये एज ऑसिलेटर बिहेव ना करके एक इलास्टिक वेव की तरह बिहेव करता है। इतने सारे एटम्स का यहाँ पे फोर्स फील्ड होगा, इस फोर्स फील्ड की वजह से और इतने सारे एटम्स पे एक दूसरे के फोर्स फील्ड का इफेक्ट होगा, तो दे बिहेव लाइक एन इलास्टिक वेव। इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इस तरह से इलास्टिक वेव की तरह से होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डीबे की कंसीडरिंग रही है वो क्या है? द फर्स्ट अजम्पशन इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ईच एटम ऑफ सॉलिड बिहेव लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेबरिंग एटम। बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। एग्जाम के पर्पज से और अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से दोनों के हिसाब से ये बेस्ट है। ठीक है, आप खुद पढ़ो एक बार इसको। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ईच एटम ऑफ सॉलिड बिहेव लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेबरिंग एटम। ओके, और यही था कि वो नेबरिंग एटम से इंडिपेंडेंट है। बट अकॉर्डिंग टू डीबे ईच एटम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ ड्यू टू द अदर वाइब्रेटिंग एटम। जो अदर वाइब्रेटिंग एटम होंगे उसके इन्फ्लुएंस में होगा ही होगा, इसके फोर्स फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये एटम यहाँ पे होगा। इंडिपेंडेंट यहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं होंगे। एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नेबरिंग वाइब्रेटिंग एटम सॉलिड कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस इलास्टिक वेव। और इसका डायग्राम भी यहाँ बनाया है कि किस तरह से सॉलिड एक इलास्टिक वेव की तरह बिहेव करेगा। तो समझ आया, जो आइंस्टीन पोस्टुलेट लेके चल रहे थे कि जो हर एक एटम है वो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, नेबरिंग एटम से के इफेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, वो कॉन्सेप्ट गलत है। डीबे ने क्या बताया कि यदि आप सॉलिड की बात कर रहे हो तो सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स है और हर एक एटम में वाइब्रेशंस होते हैं, तो यहाँ पे नेबरिंग एटम्स के वाइब्रेशंस का फोर्स फील्ड होगा और ये इस पे वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो हम सॉलिड को यहाँ पे किस तरह से कंसीडर करते हैं? एज एन कंटिन्यूअस इलास्टिक वेव। तो आपको एग्जाम में इस तरह से ये भी डायग्राम बनाना है और ये भी डायग्राम बनाना है। ठीक है, सेकंड असम्पशन क्या था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू डीबे यहाँ पे ये हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक वाइब्रेट करता है। यहाँ पे एक सेट ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक भी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे थे। तो सेकंड आप यहाँ पे पोस्टुलेट यहाँ पे क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग सेकंड पोस्टुलेट्स क्या था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन
ईच सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर लिख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ईच सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, but according to Debye, they have each possible frequency, मिनिमम, यहाँ पे लिख दो न्यू मिनिमम टू न्यू मैक्स। समझ आ जाएगा ना आपको कि जो अकॉर्डिंग टू डीबे है, डीबे के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो हर एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं। आप ये नहीं बोलोगे कि सभी के सभी जो ऑसिलेटर है या सभी के सभी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे थे, बट आइंस्टीन ने बोला था, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जितने भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आइंस्टीन से, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डीबे का फॉर्मूला यूज में लेंगे कि अकॉर्डिंग टू डीबे हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेना है, क्योंकि मैथमेटिकली ये डिफिकल्ट है आइंस्टीन से भी। आइंस्टीन में तो आपको पता ही है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने कितना बड़ा डेरिवेशन सिंप्लीफाई किया था, सॉलिड के लिए हमने डायरेक्ट वहां से रिजल्ट यूज में ले लिया था, बट एग्जाम में आता है तो आप कंप्लीट सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डीबे CV फॉर सॉलिड, देखो मुझे भी एक्सप्रेशन याद नहीं है, मैं देख के ही लिख देती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे इसके रिजल्ट मैच करते हैं या नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू डीबे CV इक्वल टू 3R 3/x0 क्यूब इंटीग्रेशन 0 से x0 x की पावर 4 e की पावर x अपॉन, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए याद ही रखना है। ये रहा आपका एक्सप्रेशन। ओके, एंड द x0 यहाँ पे है एच न्यू मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो कांस्टेंट है उसे हमने x0 से डिफाइन किया है, और जो x है नॉर्मल यहाँ पे जो x है वो है h न्यू अपॉन kt। ठीक है, अब हमें t यहाँ पे हम टेम्परेचर लेके चल रहे थे ना, तो कैपिटल T ही लिखना, ठीक है, ताकि आपको किसी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। तो ये रहा आपका CV का एक्सप्रेशन जो डीबे ने दिया है। अब हमें क्या करना है, एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। यदि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहा है तो डीबे थ्योरी क्या होगी, मोर कन्वीनियंट होगी कंपेयर टू आइंस्टीन थ्योरी। तो ऊपर का इरेज कर दूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर दोनों टाइम में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। द फर्स्ट केस इज हाई टेम्परेचर, एट T इक्वल टू हाई, ठीक है। हाई टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं, ओके, सो यदि मैं यहाँ बात करूँ, x पता है ना, h न्यू अपॉन kt है, ठीक है। यदि हम यहाँ टेम्परेचर हाई लेके चलते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ। यहाँ पे आप हाई लेके चल रहे हो तो x की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। समझ आ रहा है, t ज्यादा है तो x की वैल्यू कम होगी ना, अपने आप कम होगी। a की पावर x को यदि लिखो यहाँ पे, इफ t हाई देन x इज लेस देन 1। Why? Because t आप ज्यादा लेके चल रहे हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कम ही आएगी। तो आप यहाँ पे e की पावर x में क्या लगा सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो क्या होगा 1 + x स्क्वायर, ठीक है। हाई टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो तो आपके पास e की पावर x को क्या लिख सकते हो 1 + x। द कंडीशन इज हाई टेम्परेचर। इफ वी सिंप्लीफाई CV इक्वल टू, लिखो बेटा इस पे क्या है, 3R 3/x0 क्यूब, ओके, इंटीग्रेशन 0 से x0 x की पावर 4 e की पावर x अपॉन, ठीक है, e की पावर x - 1 dx। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं। टेम्परेचर हाई है, x की वैल्यू बहुत कम है, 1 से कम है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे कंडीशन इज, बाइनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन होती है ये, ठीक है ना, इसलिए आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से यदि मैं x की बात करूँ तो x क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर x - 1, ठीक है। करें इसको सिंप्लीफाई, चलो फर्स्ट कंडीशन था हम अप्लाई कर देते हैं। 3R 3/x0 क्यूब 0 to x0 x की पावर 4 ex dx अपॉन, बताओ e की पावर x को आप क्या लिख रहे हो 1 + x, 1 + x - 1, ये कैंसिल, इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, ओके। इसको आगे सिंप्लीफाई करो, CV कितना आ रहा है 3R 3/x0 क्यूब इंटीग्रेशन x0 x स्क्वायर x की पावर 4 है, तो रिमेनिंग टर्म इज x स्क्वायर e की पावर x dx, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो इधर हमने रिलेशन निकाला है कि ex कितना है 1 + x, है ना। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x का कितना आएगा, x ही आएगा, 1 का कितना आएगा 0, और x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1।
अब दोनों साइड हम dx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो e की पावर x डॉट dx को आप क्या लिख सकते हो, dx। तो cv इक्वल टू 3r 3 अपॉन x नोट क्यूब इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, 3r 3 अपॉन x नोट क्यूब, x स्क्वायर का करेंगे तो x क्यूब बाय 3 और लिमिट इज 0 टू x नोट। लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो x नोट क्यूब बाय 3 माइनस 0 तो 0। तो देखो आपके पास रिमेनिंग टर्म इज 3r 3 अपॉन x नोट क्यूब एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, x नोट क्यूब अपॉन 3। देखो ये कैंसिल हो रहे हैं क्या, यस। तो एट हाई टेम्परेचर CV कितना आ रहा है, 3r, जो कि क्लासिकल हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से भी सिंप्लीफाई किया था, तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या थे, CV इक्वल टू 3r। तो इस तरह से एट हाई टेम्परेचर ये क्लासिकल रिजल्ट्स को इजिली फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट अभी तो हमें लो टेम्परेचर की बात करनी है कि एट लो टेम्परेचर वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक बार, एट वेरी लो टेम्परेचर, इरेज कर दो क्या इसको, स्नैपशॉट ले लो इसका, फिर कर लेना आप बाद में। अब देखो एट वेरी लो टेम्परेचर, हेडिंग डालो, देखो इधर एक बार, एट वेरी लो टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन आपका ये था, डीबे ने एक्सप्रेशन क्या दिया, 3r मल्टीपल 3 अपॉन x नोट क्यूब 0 टू x नोट x की पावर 4 e की पावर x इज डिवाइड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। x क्या होता है, h न्यू अपॉन kt। x नोट क्या होता है, h न्यू मैक्स अपॉन kt, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो आप कोफिशिएंट लेके चल रहे थे उसको हमने x नोट से डिफाइन किया था, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ सिंप्लीफाई नहीं किया, एक बार खुद से करके देखना, हो जाता है तो मच बेटर है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसका पूरा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगी, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई की पावर 4 इज डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं। 3r मल्टीपल 3 अपॉन x नोट क्या है, h न्यू अपॉन kt, ओके। एच न्यू बाई के कॉन्स्टेंट हम डिफाइन कर रहे थे ना, थीटा ई थीटा न्यू। अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, थीटा डी, वाई बिकॉज डीबे का डी यहाँ पे यूज में लिया है, ठीक है। तो एच न्यू बाई को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा डी, और 1 बाई टी इसके डिनोमिनेटर में टी था तो वो टी था, जस्ट सिंपल एक्स नोट एच न्यू बाई के टी होता है। एच न्यू बाई के को हम थीटा न्यू लेके चल रहे थे, थीटा ई लेके चल रहे थे। सिमिलरली यहाँ डीबे के नाम से थीटा डी रिप्रेजेंट किया है और टी इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। इफ वी पुट दिस वैल्यू एट दिस, यदि आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, थीटा डी अपॉन टी का होल क्यूब, ओके। ये ऊपर जाएगा तो टी अपॉन थीटा डी का होल क्यूब, 3r टी अपॉन थीटा डी का होल क्यूब किसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है, ओनली स्टार्टिंग टर्म को सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन कितना आता है, 4 पाई की पावर 4 इज डिवाइड बाय 5, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो आपका एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, CV इक्वल टू 3r टी अपॉन थीटा डी का होल क्यूब 4 पाई की पावर 4 इज डिवाइड बाय 5। तो आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट दिख रहा है, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, कर रहा है ना यहाँ पे फॉलो। एक्सपेरिमेंटली जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं वो टी क्यूब लो को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन तो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा था एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था ना, बट वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे थे। बट जब अकॉर्डिंग टू डीबे ने जो फॉर्मुला दिया उससे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एट लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहीं ना कहीं एक्यूरेट मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट पहले क्लासिकल के थ्रू पढ़ा, उसके बाद आइंस्टाइन के थ्रू पढ़ा, आइंस्टाइन के थ्रू भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच नहीं कर रहे, तो उसके बाद डीबे आए और डीबे ने फिर अजम्पशंस चेंज किए कि यहाँ पे जो सिंगल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट ना करके सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है और इफेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम यहाँ पे कंसीडर करना है, और आइंस्टाइन ने वहाँ पे इफेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। अब एक बार इसका ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली किस तरह से आता है, इरेज कर दूं क्या, जो सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया हमने एक्स नोट की वैल्यू पुट करके, उसका डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है 4 पाई की पावर 4 इज डिवाइड बाय 5। अब देखो इसका ग्राफ, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या लेके चल रहे थे, CV, और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे थे, टेम्परेचर T, ओके। 0 अगेन केल्विन में डिफाइन कर देना आप, ठीक है, डिफाइन कर दो यहाँ पे रूम टेम्परेचर और यहाँ पे हाई टेम्परेचर। तो जिस तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा था उसी तरह से यहाँ पे थ्योरेटिकल रिजल्ट भी मैच कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डीबे थ्योरी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिट है, मेरी तो फेवरेट यूनिट है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मेरे को बहुत पसंद है, लिमिटेड टॉपिक्स है इसमें, आराम से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ओनली 10 से 11 टॉपिक है, ठीक है। 10 से 11 टॉपिक में आपने देखा होगा कि हर एक टॉपिक में कितना ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट है और कितनी अच्छी मैथमेटिकल है, और हमने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, हर एक स्टेप को स्टेप टू स्टेप, मतलब हर एक डेरिवेशन को स्टेप टू स्टेप हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो